ये बताइए हामिद साहब कि आपकी पार्टी चेयरमैन से मुलाकात हो रही है अपने आजकल? जी होती रहती है। अच्छा, तो फिर क्या थोड़ा सा ये बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं कि ये अगले इलेक्शंस में पार्टी का क्या बनेगा? कि नंबर एक सबसे पहले कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएगी पार्टी या नहीं जी? देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ना नसीम, बात यह है कि इस वक्त जो पार्टी है और पार्टी चेयरमैन दोनों ही ज़ेरे अताब हैं और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि पार्टी चेयरमैन को किसी न किसी तरह से नाअहल कर दिया जाए ताकि वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके और पार्टी को भी किसी हद तक मफलूज कर दिया जाए कि वो भी भरपूर हिस्सा ना ले सके इलेक्शंस में, और फिर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए जिसके मुताबिक कोई मिली जुली पार्लियामेंट बने और उससे हुकूमत ऐसी बनाई जाए, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट हो जिसको इजीली कंट्रोल किया जा सके। तो वो अफसोसनाक सूरत हाल जो पाकिस्तान की तारीख में बारहा होती रही है वो फिर वही दोहराई जा रही है। तो ये कुछ आपको लगता है कि, चलिए आप ही की बात को आगे लेते हैं, वो तो इसमें काफ़ी इश्यूज हैं जिस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आपकी बात को आगे लेके चलें तो क्या आपको लगता है कि 2018 का इन सेंस 17-18 का रिप्ले है? उस वक्त और पार्टियों को मफलूज किया जा रहा था। उस वक्त ये था कि अगर आपका पीटीआई से निकाह हो जाए तो आप ड्राई क्लीनर से हो के तो आप कुर्सी पे आ सकते हैं, और अब ये हो रहा है कि पीटीआई से डाइवोर्स हो जाए तो फिर आप ड्राई क्लीन है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जी? बिल्कुल सही आप कह रही हैं। इस वक्त रिवर्सल ऑफ रोल्स है। जो उस वक्त 2018 में जिन लोगों को नापसंदीदा करार दिया गया था आजकल वो पसंदीदा करार दिए जा रहे हैं। जो उस वक्त पसंदीदा समझे जाते थे उनको नापसंदीदा बनाया जा रहा है। तो रोल का टोटली जो है रिवर्सल हो गया है जी। तो आप ने जो फरमाया अपने हालिया इंटरव्यूज में, उससे तो आपने ये जरूर बताया कि जो जिनको उस वक्त पसंदीदा करार दिया गया था वो किसी के एक्सपेंस पे पसंदीदा बनाए गए थे, क्योंकि उस वक्त यकीनी तौर पे जो पार्टी थी जिनसे लोगों को तोड़ा गया था इलेक्टेबल्स को, यानी कि पीएमएलएन वगैरह से, और पीएमएलएन के जो टॉप लीडर को कर दिया था डिसक्वालीफाई, वो कानूनी मामलात नहीं थे, वो सियासी और पावर के मामलात थे। बिल्कुल सही है। कानून को और अदालती प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया है इस मकसद के लिए, और आज फिर वो हम देख रहे हैं वही कुछ हो रहा है। यही कानूनी और अदालती मामलात को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान को विक्टिमाइज करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स को विक्टिमाइज करने के लिए। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया पहले कि रिवर्सल ऑफ रोल्स हो गया है। 2016, 17, 18 और अब 2022-23 आप उससे बिल्कुल रिवर्सल देख रहे हैं, बिल्कुल उलट हो गया है उससे जो उस वक्त था उससे। तो इस वक्त देखिए जो रोल रिवर्सल हुआ तो यानी पीटीआई उससे मुस्तफीद हुई, और सवाल ये है कि क्या पीटीआई ने कोई सबक सीखे, और क्या पीटीआई इस मोड में नहीं रही कि जब जैसे जनरल बाजवा को जब दूसरी एक्सटेंशन ऑफर की गई जो आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने एक्सेप्ट किया ऑन टेलीविजन, तो यानी कि दुख इसका तो नहीं है कि जी फौज का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, दुख तो ये रहा कि जी हमें नहीं आने दिया, और ये भी इस हद तक कि जी हम तो उनको दूसरी टर्म भी ऑफर कर रहे थे। तो ये फिर किस पर ओनस होता है जी, किस पर जिम्मेदारी होती है जब ये मामलात ऐसे बन जाते हैं? देखिए ना, जब एक दफ़ा इक़्तिदार इस तरह से दिखाया जाता है तो जाहिर है जिस पार्टी को इक़्तिदार में लाया जाता है वो इस चीज़ की तवक्को करती है कि आइंदा भी उसका साथ दिया जाएगा। तो जब ये बात ना हो या दूसरे अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रल कर लें तो फिर उस पार्टी को बड़ी मायूसी होती है जिस पार्टी का पहले साथ दिया जा रहा था।
तो ये इस चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसको आपको पिछले 70-75 साल की तारीख के पसे मंज़र में देखना चाहिए। जो मेरा इंटरव्यू भी जो था हुसैन हामिद मीर साहब के साथ, वो दरअसल मेरी जो किताब है उस पर किया गया था, और उस पर जो बात मैंने कही थी कि फैसले कहीं और होते हैं और अदालतों से उन पर मोहर लगाई जाती है, चाहे 1954 के मौलवी तमजीदुद्दीन केस था या 1958 का डोसो केस था, या बाद में जो है बेगम नुसरत भुट्टो केस, ज़फ़र अली शाह केस, या फॉर दैट मैटर ये जो बाद वाले केसेस हैं जिससे हुकूमतें बदली जाती हैं या हुकूमतों के लिए रस्से उस्तवार किए जाते हैं। ये सिलसिला पिछले 70-75 साल से चल रहा है, और जिसकी वजह से मुल्क में आइन की हुक्मरानी और जमहूरियत पनप नहीं पा रही, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वो अवामिल आ जाते हैं जो गैर जमहूरी समझे जा सकते हैं। जी, तो हामिद खान साहब, इसी चीज़ को आगे अगर लेके चलें तो फिर हम ये कहेंगे कि ये हर एक की बारी आती है, और इमरान खान साहब, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, इमरान साहब इतने ज़्यादा दुखी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने तो अपना जो फ़ायदा था वो उठाया। ये जो मामलात आप बयान करते हैं जो बिल्कुल दुरुस्त हैं, फैक्चुअली दुरुस्त हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इनफैक्ट फॉर्मर आर्मी चीफ ने तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे दिया ये इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि कितनी फौज इसमें इन्वॉल्व थी। तो इमरान खान साहब फिर इस तरह ही इज़ नॉट अ विक्टिम, वो तो ही इज़ पार्ट, उन्होंने भी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया जैसे और सियासतदानों ने बढ़ाया। जी सही कहते हैं, कुछ अरसा उनका यही रोल रहा, और उसके बाद ग्रीवेंस भी यही है। जिस तरह से आपको याद होगा कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो उन्होंने एक पूरी मार्च की थी इस्लामाबाद से लाहौर तक, जिसमें एक ही नारा था, वो था मुझे क्यों निकाला। तो हर दफ़ा जब भी किसी को निकाला जाता है, गो इस दफ़ा जिस तरह निकाला गया था इमरान खान साहब को, वो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अदालत को पूरी तरह इस्तेमाल किया था, बल्कि यहाँ पर एक बज़ाहिर आइनी प्रोसेस को इस्तेमाल करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से किया गया था। लेकिन ग्रीवेंस उसमें भी इमरान खान साहब का ये है कि उन्हीं ताकतों ने ये सारा खेल खेला जिन ताकतों ने पहले भी खेलते थे किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए और किसी को इक़्तिदार से हटाने के लिए। तो ग्रीवेंस तो जाहिर है, जब कभी भी किसी से इक़्तिदार लिया जाता है तो ग्रीवेंस तो पैदा होता है। जी बिल्कुल, ग्रीवेंस होता है। हम यही कह रहे हैं कि वो क्योंकि एक साइकिल में सब चल रहे हैं और सब ही उस चक्की में पिसने को तैयार हैं जब तक कि उनको उससे फायदा मिले। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अगर हम इस मामले पर आ जाएं कि इस वक्त जो पीटीआई के हवाले से हो रहा है और जो मई 9 के अगर किस्से पे आए, अच्छा मई 9 के सियाक़ो सबाक़ को अगर आप खुद इसको एग्जामिन करें हामिद खान साहब, फ्रॉम अ लॉयर्स एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, तो आप क्या फरमाएंगे कि कितनी सेंसिबल एक ये स्ट्रेटजी थी कि आप कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को लगाने में मेरा रोल होगा, मैं ए को नहीं लगने दूंगा, बी को नहीं लगने दूंगा, मैं बिल्कुल एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के हवाले से, जिसमें कि खान साहब बिल्कुल वो कोई रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब, बातें जो मर्जी कर रहे थे, एक्शन में तो उनकी ना रेवोल्यूशनरी थी ना रेडिकल पॉलिटिक्स थी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने जो एक और मैं आपको पता है कि आप जैसे फरमाते हैं कि फौज का रोल है, होना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, हम ये तवातर से कहते रहे हैं। तो दैट अपार्ट, जब आप पावर में हैं और आप अपनी एक गेम खेल रहे हैं एक तरीके से, उसमें फिर आप अगर ये एक पोजीशन ले लें और आप टक्कर ले लें तो फिर वो कितना वाइज है और कितना प्रैग्मेटिक है और उससे आप क्या हासिल कर सकते हैं। हामिद साहब जरा बताइए। देखिए, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है। इसका ये डिजीज़ का डायग्नोसिस है कि खुद ही पार्टियां इस ट्रैप में फंसती हैं, खुद इक़्तिदार की खातर पीछे पीछे पड़ती हैं और दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है
और ये भूल जाती हैं कि जो इंतकामी कार्रवाई वो इस वक्त किसी के कहने पर ये सपोर्ट पे कर रही हैं, कल को वही सब कुछ उनके खिलाफ होने वाला है। और ये बात हमारे सियासतदानों को समझ में नहीं आती कि जब तक आप ये इक़्तिदार का खेल खेलेंगे और तो तब तक आप नुकसान में रहेंगे। इक़्तिदार तो कुछ अरसा मिल जाएगा, लेकिन वो इक़्तिदार जो है किसी तरह भी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा। एक ना एक दिन तो सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुल्क में आइन की हुक्मरानी आएगी कि ना, और उसको किस तरह लाया जाएगा और किस तरह से हम सिविलियन सुपरमेसी को अचीव कर सकते हैं। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस को सियासत में ख़त्म किया जा सकता है। ऑलरेडी इस प्रोसेस से किसी हद तक टर्की पिछले 100 साल में गुजरा है और आखिरकार पिछले 20-22 साल में आके जब सियासी कुव्वतें सही माने में अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हुई हैं, तो उसके बाद फिर ये खेल वहाँ पर बंद हो गया पिछले 20-22 साल में। अब और उसमें सारी सियासी कुव्वतें ये समझी हैं, सही समझी हैं कि हमें सिविलियन सुपरमेसी के लिए काम करना चाहिए और आइन की अमलदारी के लिए। जिस दिन हमारे सारे सियासतदान इस बात को समझ लेंगे और इस बात का फैसला कर लेंगे कि हमने आइंदा किसी और के कहने पर काम नहीं करना बल्कि खुद इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी को कायम करना है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे।